इजराइल के दिमोना इलाके में ईरान के हमले के बाद जंग में परमाणु तबाही की आशंका बढ़ गई। इजराइल की सेना के मुताबिक ईरान की तरफ से दिमोना में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जो वहां के रिहायशी इलाके में गिरी। इस हमले से वहां काफी नुकसान हुआ, दावा इजराइल ने किया। इजराइल का दिमोना वो इलाका है जहां पर उसका एक परमाणु ठिकाना मौजूद है, लेकिन इजराइल ने कभी भी यह नहीं माना कि दिमोना के परमाणु ठिकाने पर उसने परमाणु हथियार बनाकर रखे। उसका दावा है दिमोना परमाणु केंद्र केवल रिसर्च के लिए। हालांकि दुनिया में शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च करने वाली संस्था सिप्री के मुताबिक इजराइल ने अपने इस परमाणु ठिकाने पर करीब 90 परमाणु हथियार छिपाकर रखे हैं, ऐसी खबर है। इसी वजह से जंग के दौरान दिमोना पर बरसी ईरान की मिसाइल ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। चिंता इस बात की कि ईरान के साथ छिड़ी इजराइल और अमेरिका की जंग दुनिया को परमाणु खतरे में न डाल दे। इजराइल की सेना के मुताबिक ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई गई। दिमोना में दागी गई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कितनी ताकतवर थी, इस बात का अंदाजा वहां हुई तबाही को देखकर लगाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त डिमोना इसराइल में, जहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। डिमोना वो इलाका है जहां पर इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसी इलाके को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया। दिमोना में 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में सब कुछ बर्बाद हो गया। इमारतें खंडहर बन गईं, सड़कें मलबे से पट गईं। चारों तरफ मिसाइल हमले के बाद हुई तबाही नजर आई। जहां पे भी हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां पे हमको यहां तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जोरदार मिसाइल अटैक हुआ। हालांकि अभी इसराइल ये समझ नहीं पा रहा है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम क्यों काम नहीं कर पाया। खबरों के मुताबिक इजराइल के सबसे सुरक्षित इलाकों में एक दिमोना में गिरी ईरान की मिसाइल ने लोगों की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि जिस जगह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल गिरी वो जगह इजराइल के सबसे बड़े और सबसे गुप्त परमाणु ठिकाने से बस कुछ ही दूरी पर मौजूद है। दिमोना इजराइल के दक्षिण में नेगेव के रेगिस्तान में मौजूद है। यह इजराइल का सबसे सूखा और रेगिस्तानी इलाका है। दिमोना से इजराइल की राजधानी यरूशलेम की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। उसकी पूर्व दिशा में जॉर्डन की सीमा, दक्षिण पश्चिम में मिस्र की सीमा लगती है। दिमोना को इजराइल के पूरे परमाणु कार्यक्रम का दिल कहा जाता है। खबरों के मुताबिक दिमोना परमाणु ठिकाने में उसके 2700 वैज्ञानिक काम करते हैं। दावा किया जाता है कि इजराइल ने वहां जमीन के नीचे 8 न्यूक्लियर लैब बनवा रखे हैं। इजराइल ने इसी परमाणु ठिकाने पर अपने 90 से ज्यादा परमाणु बम छिपा रखे हैं। यह सबसे बड़ा दावा किया जाता है उसके बारे में। हालांकि इजराइल ने कभी माना नहीं है कि उस परमाणु केंद्र पर उसने परमाणु हथियार रखे हुए हैं। ईरान ने जंग के दौरान इजराइल के सबसे अहम परमाणु केंद्र को तबाह करने की मंशा से बैलिस्टिक मिसाइल दागी, ऐसी खबर है। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान की IRGC सेना ने यहां हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले को अपने नतांज परमाणु केंद्र पर हुए हमले का बदला बताया। जिस तरीके से ईरान के न्यूक्लियर एरिया को निशाना बनाया गया, उसी लैंग्वेज में अब ईरान की तरफ से जवाब दिया गया और निशाना बनाया गया डिमोना को। डिमोना वो जगह है जहां पर इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को इजराइल की सेना ने निशाना बनाया था। नतांज परमाणु केंद्र ईरान का मुख्य परमाणु केंद्र। राजधानी तेहरान से दक्षिण पूर्व में मौजूद इस परमाणु ठिकाने की दूरी वहां से करीब 220 किलोमीटर है। ईरान ने इस परमाणु केंद्र को जमीन से करीब 650 मीटर की गहराई में बना रखा है। 21 मार्च को इजराइल ने नतांज परमाणु केंद्र पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इस हमले की जानकारी परमाणु ऊर्जा पर काम करने वाले संगठन ने दी। हालांकि ईरान ने यह भी बताया कि हमला तो हुआ, लेकिन परमाणु ठिकाने से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ, यानी परमाणु केंद्र को नुकसान नहीं हुआ। पिछले साल जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने भी इसे निशाना बनाया था, लेकिन खबरों के मुताबिक 21 मार्च को हुए हमले के बाद ईरान ने इसका बदला लेने की ठान ली थी और उसने इजराइल के इस परमाणु केंद्र को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल मार दी और अपना बदला पूरा करने की बात कही। हालांकि ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल इजराइल के परमाणु केंद्र पर गिरी नहीं, लेकिन उसके बिल्कुल करीब तक पहुंच गई। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उस इलाके की सूरत बिगाड़ कर रखी, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद एक भी इमारत ऐसी वहां नहीं बची जो सही सलामत दिख रही हो। इजराइल की इमरजेंसी सेवा के मुताबिक मिसाइल हमले से पहले ही लोगों को अलर्ट मैसेज भेज दिए गए थे। उन्हें बंकरों में छिपने की सलाह दे दी गई थी। हालांकि इसके बावजूद वहां 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर मिली। हमले के बाद
वहां पहुंची न्यूज़ 18 की टीम ने हालात का जायजा लिया। इसी दौरान वहां रहने वाले मनोज कुमार यादव नाम के एक भारतीय व्यक्ति थे। उन्होंने हमले को आंखों से देखा, अपनी आंखों देखा और वहां का हाल बताया। क्या हाल था तब जब यहाँ पे ये मिसाइल गिरा? मेरा ये जैसे हम लोगों का अलार्म मैसेज आ जाता है मोबाइल पे, तो हम लोग बंकर में सुरक्षित के लिए बंकर में आते हैं। तो बंकर में आके इधर छिपे थे, तो बाद में धमाका हुआ। पूरा बंकर में जैसे हिल गया। पूरा धूल, जैसे वो पाइप से धूल आ गया अंदर। अच्छा। मनोज कुमार यादव ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कुछ साल से इजराइल के दिमोना में नौकरी करते हैं। मनोज के मुताबिक मिसाइल गिरने के बाद इमारतें खंडहर बन गई और वहां भयानक आग लग गई थी। इधर जल रहा था ये आग से, पूरा मिसाइल गिरा था। तो देखे रात में तो पूरा एकदम फोर्स पूरा लगी है। हम लोग निकले तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी डैमेज हुआ है, उस घर में भी पूरा हमारा भी खिड़की उड़की गिर गया है, सब कुछ। हाँ। क्योंकि ये तो पूरा इलाका ही तबाह हो गया है। पूरा इधर का पूरा जितना बिल्डिंग है, ऐसा लगता है 1-2 किलोमीटर तक जो है तबाही हुई है। तबाही हो गई है। वहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। कुल आबादी करीब 40,000 है। इनमें लगभग 7,500 लोग भारतीय मूल के हैं। इसी वजह से उस इलाके को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन इजराइल का ये इलाका परमाणु ठिकाने की वजह से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसकी सुरक्षा बेहद सख्त रहती है। लेकिन सख्त सुरक्षा और इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने वहां कोहराम मचा दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए, क्योंकि खबरों के मुताबिक इजराइल की फौज ने वहां के आसमान में 3 लेयर की हवाई सुरक्षा का इंतजाम कर रखा था। अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम को 24 घंटे उसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर रखा था। लेकिन दावा किया गया कि ईरान की मिसाइल ने इजराइल की 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करते हुए हमला कर दिया। और वहीं नहीं, करीब करीब पूरे इजराइल में हवाई हमलों से सुरक्षा के लिए आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की 3 लेयर वाली सुरक्षा रहती है। तीनों ही बेहद ताकतवर है। दुश्मन की मिसाइलों, ड्रोन या लड़ाकू विमानों के लिए इन्हें काल कहा जाता है। इजरायली एयरफोर्स का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम 70 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हमलों को नाकाम कर देता है। इसके अलावा डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम 300 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को ढेर करने की क्षमता रखता है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम करीब 2500 किलोमीटर की दूरी से आने वाले हवाई हमलों को बर्बाद करने की ताकत रखता है। आयरन डोम जैसे सुरक्षा कवच के जरिए इजराइल लंबे वक्त से अपनी सीमाओं की रक्षा करता रहा है। इजराइल का यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। माना जाता है कि इसी एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद इजराइल अपनी सुरक्षा करता रहा है, चाहे गाजा की तरफ से किया गया हवाई हमला हो या लेबनान की तरफ से दागे गए रॉकेट हो। लेकिन ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के दिमोना और अराद शहर में जिस तरह की तबाही मचाई, उससे इजराइल की हवाई सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि ईरान की 2 मिसाइलों को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहे और उन मिसाइलों ने दिमोना और अराद के रिहायशी इलाकों में गिरकर भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अराद में उस जगह पहुंचे जहां ईरान की मिसाइल गिरी। उन्होंने घूम घूम कर पूरे इलाके का जायजा लिया। उनके साथ सुरक्षा एजेंसी के कुछ अधिकारी, उनकी सरकार में शामिल कुछ लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अराद के मेयर से बातचीत की। ईरान की मिसाइलों ने जो तबाही मचाई उसे देखकर नेतन्याहू का मानो खून खौल उठा। उन्होंने ईरान को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता दिया। What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. अराद शहर पर हमला दिमोना पर हुए मिसाइल हमले के कुछ ही देर बाद हुआ था। इजराइल का अराद शहर भी उसके दक्षिणी हिस्से में ही मौजूद है। दिमोना से उसकी दूरी करीब 25 किलोमीटर ही है, यानी दोनों इलाके बेहद करीब हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि दिमोना को निशाना बनाकर दागी गई एक मिसाइल अराद में भी जा गिरी और वहां भी भयानक तबाही मचा दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि ब्रिटेन की एक पनडुब्बी की तैनाती अरब सागर में की जाएगी। ब्रिटेन की उस खतरनाक पनडुब्बी पर टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो माना ही जा रहा है कि ब्रिटेन की इस पनडुब्बी की तैनाती के पीछे 2 दिन पहले डिएगो गार्सिया पर हुआ ईरान का एक हमला बड़ी वजह रहा। ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी। हालांकि मिसाइल हमले में डिएगो गार्सिया द्वीप पर कोई नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन इस हमले ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को हैरान कर दिया और उन्हें ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने पर मजबूर कर दिया।
डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के बीच बना एक छोटा सा टापू है जो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए बेहद अहम है। ये चागोस द्वीप समूह में एक टापू है जो मॉरिशस से लिए हुए हैं ब्रिटेन। इस टापू पर ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का साझा सैन्य बेस है, मिलिट्री बेस है, सैन्य अड्डा है। रणनीति के लिहाज से यह बेहद अहम है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत अहम है। ब्रिटेन और अमेरिका की सेनाएं यहां इसका इस्तेमाल करती हैं। इसकी लोकेशन इतनी संवेदनशील है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर निगरानी करने के लिए यह छोटा सा टापू बेहद अहम है। नक्शे पर देखें तो यह भारत के बेहद करीब दिखाई देता है। भारत के बिल्कुल ठीक दक्षिण में समुद्र के बहुत बड़े हिस्से के बीचों बीच, हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा टापू है। इसके पश्चिम में अफ्रीका है, ऊपर उत्तर की तरफ ईरान है, अफगानिस्तान है, पूरा पश्चिम एशिया है उत्तर में, और पूर्व में इंडोनेशिया। मतलब डिएगो गार्सिया पर बने सैन्य अड्डे के जरिए कई देशों पर और कई महाद्वीपों पर एक साथ निगरानी की जा सकती है। उधर थोड़ा और आगे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया ही है। यही वजह है कि अमेरिका इसी डिएगो गार्सिया के जरिए पूरे हिंद महासागर क्षेत्र को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहां से उसके लिए चीन और रूस जैसे दुश्मनों पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। इसीलिए अमेरिका ने करीब 3 दशक से डिएगो गार्सिया में अपनी नौसेना और अपनी वायुसेना का एक बहुत बड़ा बेस बना रखा है। ये द्वीप मॉरिशस से लिया था ब्रिटेन ने, इसलिए अमेरिका की कोशिश इस जंग की शुरुआत में ही डिएगो गार्सिया द्वीप के इस्तेमाल की थी। अमेरिका की कोशिश यह थी कि ईरान पर हमलों के लिए डिएगो गार्सिया को चुना जाए। हालांकि जंग की शुरुआत में ब्रिटेन ने ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि मालिकाना हक इस पर ब्रिटेन का है। ब्रिटेन और अमेरिका का साझा बेस जरूर है, तो बिना ब्रिटेन की इजाजत के अमेरिका इस बेस से हमला नहीं कर सकता था। इसी बात पर अमेरिका और ब्रिटेन के बीच टकराव तक हो गया था और ट्रंप ने ब्रिटेन के रवैये पर नाराजगी जताई थी। लेकिन इस बार ईरान ने अमेरिका की इस दुखती रग पर हमला करने की कोशिश की। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के लिए ही यह चौंकाने वाला इसलिए रहा क्योंकि ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी 4000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि अभी तक ईरान ने दुनिया को औपचारिक तौर पर यही बताया हुआ है कि उसके पास सिर्फ 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। लेकिन डिएगो गार्सिया पर हुए इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि ईरान 4000 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य को भी भेज सकता है। यानी ईरान से 4000 किलोमीटर की दूरी तक भी कोई निशाना अब सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसीलिए यह बात अहम है कि ईरान से दागी गई मिसाइलें डिएगो गार्सिया में टकराई या नहीं, ये इतनी अहम नहीं है उससे बात, उनसे अमेरिका को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अहम यह हो गया कि ईरान डिएगो गार्सिया द्वीप तक की दूरी तक मिसाइलें दाग सकता है। ये कौन सी मिसाइलें थी जो ईरान से दागी गई और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके हिंद महासागर के बीच डिएगो गार्सिया तक पहुंची, यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन यह तय हो गया कि ईरान की पहुंच डिएगो गार्सिया तक भी है। इसीलिए माना जाने लगा कि जब ईरान डिएगो गार्सिया तक मिसाइल दाग सकता है तो वो यूरोप के देशों को भी निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की दूरी भी ईरान से करीब 4000 किलोमीटर ही है। यानी ब्रिटेन और यूरोप तक भी ईरान की मिसाइलें पहुंच सकती हैं अगर डिएगो गार्सिया तक पहुंच सकती हैं तो माना जाने लगा ईरान लंबे वक्त से जिस मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था वो लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें ही थी। यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, जिन्हें वो पहले से बनाने में कामयाबी हासिल कर चुका है। लेकिन दुनिया से उसने ये बात छुपाई हुई थी और इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक ईरान भले ही पश्चिम एशिया के देशों में अमेरिकी फौज के ठिकानों को निशाना बना रहा हो, लेकिन भविष्य में जरूरत पड़े तो ईरान इस जंग का दायरा बढ़ा भी सकता है। और इसी खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अपनी एक पनडुब्बी को अरब सागर में भेज दिया, ऐसी खबरें आई। यह पनडुब्बी पहले ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में तैनात थी, लेकिन खबरों के मुताबिक डिएगो गार्सिया पर हुए हमले के बाद इस पनडुब्बी को पर्थ से, ऑस्ट्रेलिया से सीधा अरब सागर में तैनाती का आदेश दे दिया गया। लेकिन इसके बाद यह साफ हो गया कि ईरान के निशाने पर सिर्फ पश्चिम एशिया के देशों में बने अमेरिका के सैन्य अड्डे नहीं होंगे, बल्कि ब्रिटेन भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन को चेतावनी देते हुए यह बात साफ साफ कह दी कि पनडुब्बी अरब सागर में भेजने वाले ब्रिटेन के फैसले को हमले में भागीदारी के तौर पर देखा जाएगा। यानी सीधे सीधे उन्होंने धमकी दे दी कि अब ब्रिटेन भी ईरान के हमलों के निशाने पर हो सकता है। पश्चिम एशिया के भी कई देशों में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की सेनाओं के बेस भी मौजूद हैं। आशंका जताई जाने लगी कि ईरान की फौज अब ब्रिटेन की सेना के उन अड्डों को भी निशाना बना सकती है। इधर दावा किया जा रहा है कि ईरान के लगातार हमलों की वजह से कतर को भारी नुकसान उठाना पड़ा।
ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एलएनजी उत्पादन ठप होने से कतर को 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, क्योंकि ईरान ने कतर के एलएनजी उत्पादन करने वाले ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने अपनी एलएनजी उत्पादन क्षमता में कटौती की पुष्टि कर दी। दावा किया गया ईरान ने कतर में उसका एलएनजी उत्पादन करने वाली जगहों पर मिसाइलें दागी और उन जगहों को काफी नुकसान पहुंचाया। कुछ दिन पहले ही ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट रास लफान पर हमला कर दिया था। उसने वहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी थी और उसे तबाह कर दिया था। कतर का 17% एलएनजी ढांचा तबाह हो गया। कतर की सरकारी तेल और गैस कंपनी कतर एनर्जी ने बताया कि रास लफान में हुए नुकसान से उबरने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी निर्यातकों में एक है कतर। एलएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, माफ कीजिएगा, एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इस एलएनजी से ही सीएनजी और पीएनजी बनती है। लेकिन जंग के बीच दावा किया गया कि कतर को 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,60,000 करोड़ से ज्यादा रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। ऊर्जा उद्योग से जुड़ी खबरें बताने वाली वेबसाइट ऑफशोर एनर्जी की उस रिपोर्ट में यह दावा किया गया। बताया गया ईरान के हमलों की वजह से कतर ने अपने एलएनजी उत्पादन को कम कर दिया। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाई गई पाबंदी की वजह से भी कतर ने एलएनजी उत्पादन में कटौती की। उधर अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच पूरी दुनिया में तेल और गैस के हालात पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने मौजूदा हालात को इतिहास का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट होने का दावा किया। आईईए ने अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से दुनिया में तेल का और बड़ा संकट खड़ा होने की आशंका भी जताई और इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में तेल और गैस के कई ठिकाने तबाह होने का दावा कर दिया। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया में 40 से ज्यादा तेल और गैस के ठिकाने तबाह हो गए। उसकी वजह से आने वाले समय में पूरी दुनिया को तेल के बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। आईईए ने दावा किया कि हालात सामान्य होने में काफी लंबा समय लग सकता है। आईईए की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त युद्ध की वजह से दुनिया को रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी से जूझना पड़ रहा है और आईईए ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा हालात की तुलना 1970 के दशक में आए 2 बड़े तेल संकटों से कर दी। साल 1973 और साल 1979 में आए 2 बड़े तेल संकट के दौरान पूरी दुनिया में रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा था और मौजूदा हालात में भी पूरी दुनिया रोजाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल की कमी का सामना कर रही है। यानी युद्ध की वजह से पैदा हुए मौजूदा हालात साल 1970 के दशक में आए तेल संकट से ज्यादा गंभीर बताए गए। इसकी वजह से इसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया गया। रिपोर्ट में तेल कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई और आर्थिक संकट के हालात बनने की भी आशंका जताई गई। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने कारोबार करने के लिए एक नया मल्टी मोडल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च किया। दोनों देशों ने मिलकर कारोबार के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। यह रास्ता सऊदी अरब के दमाम और यूएई के शारजाह के बीच बनाया गया। इस नए मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर से दोनों देशों के बीच जमीन और समंदर दोनों के रास्ते कारोबार आसानी से हो सकेगा, ऐसा माना जा रहा है। 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तो ईरान की आईआरजीसी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। इस समुद्री गलियारे से तेल और गैस से भरे जहाज एशिया और यूरोप के देशों तक पहुंचते हैं। तो इसी समुद्री गलियारे पर ईरान की आईआरजीसी ने पहरा बैठा दिया। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरान ने हमले तक किए। अमेरिका और इजराइल ने इस समुद्री गलियारे को खुलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जरूर की। वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम तक गिरा दिए, लेकिन इसके बाद भी समंदर का रास्ता बंद रहा। इसकी वजह से एशिया और यूरोप के देशों में तेल और गैस की कमी हो गई। इससे खाड़ी देशों के सामने भी कारोबार का संकट खड़ा हो गया। इसी संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और सऊदी अरब ने मिलकर एक दूसरे के साथ कारोबार करने के लिए एक नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर लॉन्च किया। ये नया रास्ता यूएई के शारजाह और सऊदी अरब के दमाम के बीच बनाया गया। शारजाह फारस की खाड़ी के किनारे है, ठीक इसी तरह सऊदी अरब का दमाम भी फारस की खाड़ी के किनारे है। इन्हीं दोनों शहरों के बीच सऊदी अरब और यूएई ने नया मल्टी मॉडल कार्गो कॉरिडोर शुरू किया। यूएई के शारजाह और सऊदी अरब के दमाम के बीच सड़क और समंदर दोनों के रास्ते आसानी से कारोबार किया जा सकेगा।
तो जमीन के रास्ते शारजाह से दमाम पहुंचने के लिए करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जबकि समुद्री मार्ग से इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 587 किलोमीटर। इसका मतलब यह कि जंग के बीच सऊदी अरब और यूएई ने कारोबार करने के लिए नया रास्ता तैयार कर लिया, लेकिन यह नया रास्ता सिर्फ सऊदी अरब और यूएई के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इस रास्ते के जरिए एशिया और यूरोप तक कारोबार किया जा सकता है, क्योंकि शारजाह से माल सीधे बड़े बड़े ट्रकों में भरकर यूएई के खोरफक्कन बंदरगाह पहुंचेगा। खोरफक्कन ओमान की खाड़ी के किनारे है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए। सड़क के रास्ते शारजाह से इसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि फारस की खाड़ी से आने वाले जहाजों को खाड़ी देशों में जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ओमान की खाड़ी में पहुंच जाएंगे रास्ते के जरिए। इसी तरह अगर एशिया यूरोप से जहाज सीधे यूएई के खोरफक्कन पहुंचेंगे, फिर वहां से सड़क के रास्ते से सामान शारजाह और फिर फारस की खाड़ी से होते हुए सामान आगे के देशों में आसानी से पहुंच जाएगा। मतलब जंग के बीच सऊदी अरब और यूएई ने कारोबार बढ़ाने के लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला, और जानकारों का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले वक्त में ये नया रास्ता खाड़ी देशों के लिए बहुत अहम साबित होगा। ईरान ने अमेरिका के एक और फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की IRGC सेना ने कुवैत में अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि ईरान ने इसे तब निशाना बनाया जब वो लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भर रहा था, और हमला होते ही आसमान में उड़ रहा वो लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हमले के थोड़ी देर बाद ही वो विमान घूमता हुआ जमीन की तरफ गिरता नजर आया। इसके दौरान उसके पीछे के हिस्से से सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह हमला ईरान की IRGC सेना ने उस वक्त किया जब अमेरिका का F-15 फाइटर जेट कुवैत के आसमान में गश्त लगा रहा था। लेकिन हमले की वजह से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे विमान का संतुलन बिगड़ गया और वो तेज गति से धरती की तरफ बढ़ने लग गया। उसे नीचे गिरता देखकर लोग घबरा गए। जहां विमान गिरा उसके आसपास कई रिहायशी इमारतें थी। वो विमान हवा में चक्कर लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद वहां धमाका हुआ। हालांकि इससे हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिली। एक रोज पहले भी ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया था। यह दावा ट्रंप की चेतावनी के बाद किया गया था, जिसमें ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ही ईरान ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के एक F-15 लड़ाकू विमान को तबाह कर दिया। उधर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन ने ईरान के हमलों से बचने के लिए एक नई रणनीति अपना ली। दावा किया गया कि एब्राहम लिंकन आउट ऑफ रेंज की रणनीति पर चल रहा है, यानी वो हिंद महासागर में ऐसी जगह पर तैनात हो गया जहां से वो ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में न आ सके। और दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन ईरान के हमलों से बचा हुआ है। एब्राहम लिंकन ईरान के तट से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। दावा किया गया यह दूरी ही युद्धपोत को ईरान के हमलों से बचाने में सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को अमेरिका के युद्धपोत तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। वो ज्यादा देर तक हवा में रहता है। दावा किया गया इसकी वजह से रेडार सिस्टम को ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए वक्त मिल जाता है, जिससे एब्राहम लिंकन की सुरक्षा करना आसान हो जाता है। इसके अलावा अमेरिका के युद्धपोत की सुरक्षा के लिए उसके आसपास कुछ जहाज भी चलते हैं। इन जहाज़ों में कई घातक हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका के युद्धपोत की तरफ बढ़ते खतरे को देखते ही तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, उसे मार गिराते हैं। यानी अमेरिका का युद्धपोत कई लेयर की सुरक्षा से घिरा हुआ है और दुश्मन के लिए इसको भेदना बेहद मुश्किल है। दावा किया गया कि युद्धपोत को ईरान से दूर ले जाना अमेरिका की एक सोची समझी चाल है, ताकि वो ईरान के हमलों से अपने युद्धपोत को बचा सके और वक्त आने पर ईरान पर हमले कर सके। अमेरिका का युद्धपोत एब्राहम लिंकन एक एयरबेस की तरह है। उसकी ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी लंबाई 3 फुटबॉल मैदानों जितनी है। करीब 90 लड़ाकू विमान, कई जंगी हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को अपना सबसे ताकतवर युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड आर फोर्ड, USS जेरल्ड आर फोर्ड लाल सागर से हटाना पड़ेगा। इस युद्धपोत में कुछ दिन पहले भीषण आग लग गई थी। उस आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा लग गए थे। दावा किया गया कि आग की वजह से उस युद्धपोत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और इसीलिए उस युद्धपोत को लाल सागर से हटाने का फैसला लिया गया ताकि उसकी मरम्मत करवाई जा सके। दावा किया गया कि USS जेरल्ड आर फोर्ड को
यूरोप के देश ग्रीस के क्रीट आइलैंड ले जाया जाएगा। वहां अमेरिकी नौसेना का बेस है और दावा किया गया कि उसी बेस पर युद्धपोत की एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत की जाएगी। हालांकि इसमें कितना वक्त लगेगा, दोबारा इसकी तैनाती लाल सागर में हो पाएगी या नहीं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। अमेरिका के युद्धपोत पर 12 मार्च को आग लग गई थी, उसमें 600 से ज्यादा बिस्तर जल गए थे। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि सैनिकों को फर्श पर सोना पड़ रहा था और दावा किया गया कि सैनिकों की परेशानी को देखते हुए ही एयरक्राफ्ट कैरियर की मरम्मत करवाने का फैसला लिया गया। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड पिछले साल अक्टूबर महीने से लाल सागर में तैनात था। इस युद्धपोत पर करीब 5000 सैनिक तैनात किए गए थे। ईरान में चल रही जंग के बीच उसका पड़ोसी इराक एक बार फिर जोरदार धमाकों से दहल उठा। वहां ईरान के समर्थन वाले एक चरमपंथी गुट ने 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा हमले करने का दावा किया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इराक में मौजूद अमेरिका के एयरबेसों को निशाना बनाने का उस चरमपंथी संगठन ने दावा किया जिस चरमपंथी संगठन को ईरान समर्थन करता है, वो इराक में। हालांकि अमेरिका ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। खबर है अमेरिकी सेना ने जवाबी हमला किया और इराक में मौजूद ईरान के समर्थन वाले गुटों पर बमबारी कर दी, जबकि इससे पहले इराक का इरबिल शहर भीषण विस्फोट से थर्रा गया। वहां आबादी वाले इलाके में हवाई हमला किया गया। उस इलाके में रात के वक्त अचानक एक आत्मघाती ड्रोन पहुंचा, कई इमारतों के बीच वो फट गया। उसके फटते ही इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि आसपास के इलाके भी हिल गए। ड्रोन धमाके की वजह से उन बहुमंजिला इमारतों के ऊपर आग का बड़ा सा गोला बन गया। आग का वो भयानक गोला कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के इस चरमपंथी संगठन ने ली। इस संगठन को ईरान का समर्थक माना जाता है। उसके लड़ाके जंग की शुरुआत से ही इराक में अमेरिका के एयरबेसों पर हमले करते आए। इस चरमपंथी संगठन ने दावा किया कि वो बीते 24 घंटे में 23 हमले कर चुका। मतलब ऐसा कोई घंटा नहीं बीत रहा जब उसके ड्रोन और रॉकेट बारूद न बरसा रहे हो। ये हमले अमेरिका के उन ठिकानों पर किए गए जो इराक में, और इसी कड़ी में इरबिल शहर में भी आत्मघाती ड्रोन हमला किया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक का दावा है कि इरबिल में जिन इमारतों के बीच बमबारी की गई वहां अमेरिका के सैनिकों ने पनाह ले रखी थी और उन्हीं का खात्मा करने के लिए बम की तरह फटने वाले ड्रोन गिराया गया। हालांकि चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने ये नहीं बताया कि उसके हमले में अमेरिका को कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान के समर्थन वाले इस गुट ने धमकी दी कि वो इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिकों, उनके अड्डों पर हमले जारी रखेगा और ये हमले तब तक किए जाएंगे जब तक अमेरिका ईरान पर हमले बंद नहीं कर देता। इराक में इरबिल के अलावा बगदाद में भी अमेरिकी सेना को टारगेट किया गया। बगदाद में अमेरिका का जो सैन्य ठिकाना है उसका नाम है विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया कि उसने वहां अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका के एक रेडार सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया गया। इस संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इन हमलों के वीडियो जारी की। वीडियो में दिखा कि एक इमारत के ऊपर लगाए गए रेडार सिस्टम पर ड्रोन फट गया। रेडार सिस्टम को इसलिए लगाया गया था ताकि हवाई हमलों को रोका जा सके, क्योंकि रेडार सिस्टम आसमान में उड़ रहे ड्रोन मिसाइलों की दूर से ही पहचान कर लेते हैं। ऐसे में उन्हें मार गिराना आसान हो जाता है, उसी से एयर डिफेंस होता है। लेकिन ईरान के समर्थन वाले इस चरमपंथी संगठन ने अमेरिका के उस रेडार सिस्टम को ही ड्रोन हमले में बर्बाद करने का दावा कर दिया। अमेरिका के ये विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया गया। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में यह विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स मौजूद है। वहां से बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी भी ज्यादा नहीं है। और ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों ने अमेरिकी सेना के उसी ठिकाने पर हमला बोला। ये इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक वो संगठन ने इसने तो वहां तैनात अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को भी तबाह करने का दावा किया। इस हेलीकॉप्टर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसमें भी इसी तरह के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ओसामा बिन लादेन के खात्मे के लिए अमेरिकी सैनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से ही पहुंचे थे। हालांकि बगदाद में जब अमेरिका अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ तब वो आसमान में नहीं था, जमीन पर खड़ा था, उसमें सैनिक भी नहीं थे। एक ड्रोन उसकी तरफ तेजी से बढ़ा और हेलीकॉप्टर से टकरा गया, ऐसा दिखा वीडियो में। ड्रोन में कैमरा लगा हुआ था। ड्रोन के हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें सामने नहीं आई, क्योंकि वो वहां जाकर फट गया। कैमरा ड्रोन में ही था। ईरान के समर्थन वाले इस गुट ने दावा किया कि उसने
अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, सैनिकों को लाने ले जाने के अलावा हमले भी कर सकता है। खतरनाक मशीन गन लगी हुई है, इसमें कई हथियार लगे होते हैं। करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है ये हेलीकॉप्टर और दुश्मन की सेना पर कहर बनकर टूट सकता है। लेकिन इस चरमपंथी संगठन ने अमेरिका के इस हेलीकॉप्टर को बर्बाद करने का दावा कर दिया। हालांकि इन हमलों के बाद अमेरिका ने भी जवाब देने में देर नहीं की। इराक में मौजूद अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थन वाले गुटों पर हमले तेज कर दिए। उसने इराक के अंबार प्रांत में चरमपंथी गुट पीएमएफ के एक कमांडर और 13 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। पीएमएफ को भी ईरान के समर्थन वाला गुट बताया जाता है और वो भी इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले करते आया। वो भी ईरान जंग में अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने भी उस पर पलटवार करते हुए पीएमएफ के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दी। हमले की जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दी गई। उस रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने इराक के अंबार प्रांत में मौजूद पीएमएफ के अड्डे पर हवाई हमला किया। हमले में चरमपंथी गुट पीएमएफ के 14 लड़ाकों को ढेर करने का दावा किया गया। मारे गए लड़ाकों में एक कमांडर भी शामिल बताया गया। इसके अलावा वहां 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर आई। जंग के 24वें दिन ईरान की आईआरजीसी सेना ने एक बार फिर इजराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया। दावा है कि ईरान ने तेल अवीव पर अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई। एक नहीं बल्कि एक साथ 4 जगहों पर हमले किए गए। 4 जगहों पर एक साथ मिसाइलें गिराई गईं, जिससे वहां कोहराम मच गया। तेल अवीव इजराइल के बड़े शहरों में एक है। इस शहर की सुरक्षा में इजराइल ने मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। लेकिन इसके बाद भी तेल अवीव को ईरान ने दहला दिया। जिस जगह मिसाइलें गिरी वहां कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मिसाइल की चपेट में आने से कुछ इमारतें चंद सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल गई। कई गाड़ियां जलकर राख हो गई। इजराइल की तरफ से जानकारी दी गई कि ईरान के इस हमले में उसके 6 नागरिक घायल हो गए। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पाए और उसका नतीजा यह हुआ कि तेल अवीव में ईरान की मिसाइलें जहां जहां गिरी वहां कोहराम मच गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान की एक मिसाइल तेल अवीव के एक रिहायशी इलाके में इमारतों के बीच गिरी। जैसे ही मिसाइल जमीन से टकराई वहां जोरदार धमाका हो गया। उससे वहां आग लग गई। आग की लपटों ने कई गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां आग की लपटों में घिरी नजर आई। मिसाइल हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग वहां से भाग निकले। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है तेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं यही वो स्पॉट है जहां पे आज ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल फटा। जिस जगह पर मिसाइल गिरी उसके पास मौजूद एक रिहायशी इमारत खंडहर बन गई। लोगों ने दावा किया कि मिसाइल गिरने से जमीन बुरी तरह हिली थी। उसकी वजह से आसपास की कुछ इमारतों को भारी नुकसान हुआ। मिसाइल की चपेट में आने से एक इमारत ढह गई। जमीन पर बड़ा सा गड्ढा भी नजर आया। जो भी घर थे वो तबाह हो गया, जो भी बिल्डिंग्स थी वो तबाह हो गई, शॉपिंग मॉल तबाह हो गए, गाड़ियां जलकर राख हुई है। ये देख सकते हैं आप जिस स्पॉट पे गाड़ियां थी जहां पे असल में ये अटैक हुआ वहां पे भयानक तबाही हुई है। तेल अवीव के जिस इलाके में मिसाइल गिरी वहां के हालात बेहद डरावने दिखाई दिए। आसपास रहने वाले लोग दहशत में आ गए। हालांकि कुछ देर के अंदर वहां बचाव अभियान भी शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड के लोग गाड़ियों में लगी आग बुझाने में जुट गए। आग की लपटों पर पानी की बौछार शुरू की गई क्योंकि मिसाइल गिरने से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में लगी आग ने भयानक रूप लिया। चंद सेकंड के अंदर गाड़ियां आग में स्वाहा हुई। मिसाइल की चपेट में जो कुछ भी आया उसके पर खचे उड़ गए। ईरान के इस हमले ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया। जिस जगह मिसाइल गिरी उसके आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया गया। थोड़ी देर के अंदर इजराइल की सेना से लेकर तमाम एजेंसियों के अधिकारी वहां पहुंच गए। ये देख सकते हैं आप घरों का क्या हाल हुआ है यहाँ पे। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस की टीमें हैं, पुलिस है और भी बाकी सारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं। तबाही बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द हुई है। तेल अवीव के सिर्फ एक इलाके में ही मिसाइल नहीं गिरी बल्कि दावा है कि ईरान ने तेल अवीव की 3 और जगहों को भी निशाना बनाया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी सेना ने तेल अवीव की 4 जगहों पर एक साथ हमले किए। दावा किया गया कि हमलों के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा यह भी कि उस मिसाइल में करीब 100 किलो बारूद था। तो अभी जोरदार अटैक हुआ यहाँ इसराइल पर, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया और आप देख सकते हैं कि धुआं किस तरीके से उठ रहा है। यहाँ ही नजदीकी पे ये मिसाइल अटैक हुआ। जब हम यहाँ पे थे तो जोरदार धमाके हुए और अब दिख रहा है कि धुआं उठ रहा है।
हालांकि इजरायल ने तेल अवीव की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं ताकि ईरान की तरफ से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया जा सके। लेकिन इसके बाद भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई। न सिर्फ पहुंची बल्कि जहां भी गिरी वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तेल अवीव पर हुए ईरान के हमले में इजरायल के 6 नागरिक घायल हो गए। यह जानकारी इजरायल की सेना की तरफ से दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले कुछ घंटों में ईरान की IRGC सेना ने इजरायल पर 9 बार मिसाइलें दागी। उनमें 4 मिसाइलें तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में फटी। तेल अवीव के आसमान में जैसे ही ईरान की मिसाइलें पहुंची वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागते दौड़ते नजर आए। हवाई हमले की जानकारी देने वाले खतरे के सायरन जोर जोर से बजने लगे। कई लोग जमीन के नीचे बंकरों में पहुंच गए। तो फिर से सायरन बज गई है और ये जो लोग हैं ये बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बॉम्ब शेल्टर में जा रहे हैं क्योंकि सायरन बज गई। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक किया जाएगा। ईरान की राजधानी तेहरान से इजरायल के तेल अवीव की हवाई दूरी करीब 1590 किलोमीटर है। जमीन के रास्ते तेहरान से तेल अवीव पहुंचने के लिए करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। युद्ध के जानकारों के मुताबिक ईरान से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इजरायल तक पहुंचने में सिर्फ 15 मिनट का समय लगता है। मतलब ईरान की मिसाइलें लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों के अंदर इजरायल पहुंच जाती हैं। हालांकि ईरान की मिसाइलों को मार गिराने के लिए इजरायल की सेना हर वक्त तैयार रहती है। तेल अवीव के आसमान में भी इजरायली सेना ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, उन्हें मार गिराने का दावा किया। आसमान में एक तरफ से ईरान की मिसाइल आई तो उसे इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम से निकली मिसाइल ने उड़ा दिया। हवा में जोरदार धमाके होते रहे। ये आप देख सकते हैं जोरदार अटैक। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरसेप्टर, ये देखिए आप, ये देखिए कि किस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई मिसाइल्स को। तो पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इसके बावजूद ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर जमीन पर आ गिरी और उससे तेल अवीव के साथ पूरा इजरायल थर्रा गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा तेल अवीव पर क्लस्टर बमों से भी हमला किया। इस जंग में क्लस्टर बम ईरान के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे हैं, ऐसा दावा है, क्योंकि क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो पहले हवा में फटता है, फिर उसके अंदर से दर्जनों छोटे छोटे बम निकलते हैं और जहां भी वो बम गिरते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ खत्म हो जाता है। इस वक्त इजरायल की सबसे बड़ी चुनौती ईरान के इन्हीं क्लस्टर बमों से निपटने की लग रही है। झुंड में गिरने की वजह से उन्हें हवा में मार गिराना उतना भी आसान नहीं। इसलिए दावा किया गया कि क्लस्टर बमों को नष्ट करने में इजरायल को अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। अभी जोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं किस तरीके का छाप अब आसमान में पड़ गया। एक और इंटरसेप्ट, जोरदार धमाका, लगता है कि बिल्कुल यहां ही पर कहीं पे हुआ नजदीक। तेल अवीव की तरह ईरान की एक मिसाइल इजरायल के हाइफा शहर पर भी गिरी। मिसाइल गिरने से वहां एक इमारत को नुकसान पहुंचा। इमारत के आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। We sat down there for a few minutes and then there was a big explosion and I knew that it was here. It was horrible. इन हमलों के बाद ईरान ने इजरायल को चेतावनी दी। अपने लिए नहीं चेतावनी दी बल्कि लेबनान और गाजा को लेकर चेतावनी दी। चेतावनी यह कि अगर इजरायल ने लेबनान और गाजा में लोगों पर हमले बंद नहीं किए तो वो बिना रुके इजरायल के शहरों को निशाना बनाता रहेगा, मिसाइल गिराता रहेगा। उधर खबर है कि सऊदी अरब ने अपने एक अहम एयरबेस के दरवाजे पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल दिए। दावा है अमेरिका की सेना उस एयरबेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकती है युद्ध लड़ने के लिए। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले सऊदी अरब ने कहा था कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा, वहां से ईरान पर हमले नहीं किए जाएंगे। लेकिन खबर है ईरान से लगातार हो रहे हमलों से नाराज सऊदी अरब ने अपना रुख बदल दिया और दावा है वो जल्द ही खुलकर ईरान के खिलाफ उतर सकता है, क्योंकि ईरान ने पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए तो सऊदी अरब में भी बमबारी की गई। वहां प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस एयरबेस को अमेरिकी सेना चलाती, लेकिन वहां हमलों के दौरान ईरान की कई मिसाइलें सऊदी अरब के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। उसके ड्रोन हमलों से भी दहशत के हालात बन गए। इन हमलों से सऊदी अरब को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसने विरोध किया और धमकियां तक दे डाली, लेकिन इसके बाद भी ईरान से होने वाले हमले जारी रहे। दावा इसलिए
सऊदी अरब ने ईरान को लेकर अपने पुराने फैसले को पलट दिया, उस फैसले को जिसमें सऊदी अरब ने कहा था कि उसकी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। आशंका जताई गई कि सऊदी अरब का बदला हुआ ये रुख ईरान की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि खबर है कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिकी सेना के लिए खोल दिया। किंग फहद एयरबेस सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में है, लाल सागर की तरफ। ये सैन्य अड्डा सऊदी अरब के ताइफ शहर के पास है। सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिद्दा वहां से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि राजधानी रियाद से इस एयरबेस का फासला करीब 800 किलोमीटर। रियाद के नजदीक ही है प्रिंस सुल्तान एयरबेस। इस एयरबेस पर अमेरिका की सेना पहले ही तैनात है। दावा है कि ईरान के हमलों में अमेरिका के इस सैन्य अड्डे को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके कई लड़ाकू विमानों के बमबारी की चपेट में आने के भी दावे किए जा चुके हैं। इस सब के बीच यह पता चला कि सऊदी अरब ने अपना किंग फहद एयरबेस भी अमेरिका के हवाले कर दिया, उसे भी अमेरिकी फौज चलाएगी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। दावा है सऊदी अरब ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि ईरान को सबक सिखाया जा सके, क्योंकि सऊदी अरब का किंग फहद एयरबेस रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। इसे सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के लिए सेफ जोन यानी सुरक्षित ठिकाना बताया जा रहा है। वो जगह जहां दुश्मन के लिए वार करना बेहद मुश्किल हो, अभेद्य किले जैसा, क्योंकि किंग फहद एयरबेस और ईरान के बीच काफी ज्यादा दूरी, 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर होने की वजह से ईरान की मिसाइलों का या उसके ड्रोन का इस एयरबेस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और तो और अगर ईरान ने किंग फहद एयरबेस की तरफ मिसाइलें दाग भी दी तो उन्हें नाकाम करना भी आसान हो सकता है, क्योंकि उन मिसाइलों को सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। उन्हें सऊदी अरब के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक जाना होगा। इतनी लंबी दूरी तय करते वक्त उन मिसाइलों को आसमान में ही बर्बाद किया जा सकता है। ये काम सऊदी अरब में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम कर सकते हैं। इसके अलावा माना जा रहा है अमेरिका इस बेस का इस्तेमाल यमन के हूथी लड़ाकों को काबू में करने के लिए भी कर सकता है, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हूथी लड़ाके हैं। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले की वो धमकी दे चुके हैं। यमन में वो बैठे हैं, उनको ईरान समर्थन करता है। यानी सऊदी अरब के एक ही ठिकाने का इस्तेमाल कर अमेरिका ईरान से कई मोर्चों पर निपट सकता है। इसीलिए सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपने इस बेस के दरवाजे खोले तो इसे ईरान के लिए झटका माना गया। हालांकि इस तरह का झटका सिर्फ सऊदी अरब ने ही नहीं दिया, बल्कि खबर है कि यूएई ने भी ईरान पर शिकंजा कसने की तैयारियां तेज कर दी, क्योंकि यूएई भी पश्चिम एशिया के उन देशों में शामिल रहा जहां युद्ध के दौरान बारूद बरसा। उसकी धरती पर भी ईरान से आए ड्रोन और मिसाइलों ने धमाके किए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इसीलिए यूएई की सरकार ने अपने देश में मौजूद ईरान की संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई तेज कर दी। दावा है कि अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान की कई कंपनियां यूएई से चलती हैं। वो कंपनियां काम तो ईरान के लिए करती हैं, लेकिन उनके दफ्तर यूएई की धरती पर मौजूद हैं और उनकी वजह से ईरान को हर साल मोटी कमाई होती है। लेकिन दावा है कि ईरान पर भड़के यूएई ने उन कंपनियों की संपत्तियां अपने कब्जे में लेने का मन बना लिया ताकि ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाई जा सके। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई एक बातचीत ने ही ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की नींव रखी थी। दावा है इसी बातचीत के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोला था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की यह रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को जब ईरान पर हमला हुआ था तो उससे 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कॉल की थी। दावा है उस कॉल के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि ईरान से बदला लेने का यही सही मौका और वहां से इस्लामी शासन को मिटाने का भी यही सही समय है। हालांकि नेतन्याहू इस तरह के दावों को झूठ बता चुके हैं कि उनके कहने पर अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के 48 घंटे बाद ही लड़ाई शुरू हुई थी। दावा है नेतन्याहू ने 26 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया था। इसी के महज 48 घंटे बाद यानी 28 फरवरी के दिन इजराइल और अमेरिका की सेनाएं ईरान पर टूट पड़ी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप से बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने उन्हें ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की एक सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताया था। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मीटिंग के बारे में। इस मीटिंग में ईरान के कई बड़े नेता और सैन्य अधिकारी शामिल होने वाले थे।
वहां के शासन के सबसे ताकतवर चेहरे होने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि ईरान से इस्लामी सत्ता को खत्म करने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेता एक ही जगह पर इकट्ठा होने वाले थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि उस जगह को ही उड़ा देते हैं जहां ईरान के नेता जहां होंगे। वही हुआ, क्योंकि इजरायल और अमेरिका के हमले में जंग के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई समेत 40 से ज्यादा नेता और अधिकारी मारे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को बताया था कि अगर ईरान के ज्यादातर बड़े नेता मारे जाएंगे तो वहां विद्रोह की आग तेज हो जाएगी। उनके मुताबिक ईरान में उन लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर जाएगी जो देश में इस्लामी शासन का विरोध करते आए हैं, ऐसा वो मान रहे थे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा था कि इस्लामी शासन का विरोध करने वाले खुद वहां के शासन को उखाड़ फेंकेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके। रॉयटर्स के मुताबिक दावा है इस कॉल के दौरान उन्होंने ट्रंप से कहा कि ईरान पर हमला करके एक तीर से कई शिकार किए जा सकते हैं और उसमें ट्रंप की हत्या की कोशिश का बदला भी शामिल रहेगा। जुलाई 2024 में ट्रंप को निशाना बनाकर सरेआम गोलीबारी की गई थी। उस वक्त वो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रैली कर रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन आरोप है कि ये गोलीबारी ईरान के इशारे पर की गई थी। ट्रंप की हत्या की कोशिश के पीछे ईरान का हाथ था, ऐसे आरोप लगाए गए और ईरान ही उनकी हत्या करवाना चाहता था, ऐसे आरोप लगाए गए ईरान पर। रॉयटर्स के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि अगर वो ईरान पर हमला करके अपना पुराना बदला भी ले सकते हैं। नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया था कि ट्रंप ऐसा करके इतिहास रच सकते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ऐसा उन्होंने कहा क्योंकि उनके इस कदम से पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन का अंत हो जाएगा। उस रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की इन्हीं बातों को मानकर ट्रंप ईरान के खिलाफ सेना उतारने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि नेतन्याहू ने इस तरह की रिपोर्टों को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने उन्हें बेबुनियाद बताया। ट्रंप भी बता चुके हैं कि ईरान पर हमले का फैसला पूरी तरह उनका था, न कि किसी और के कहने पर युद्ध शुरू किया। अमेरिका और इजरायल दोनों ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बता चुके हैं और उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों की बढ़ती ताकत को भी खतरा मानते रहे। दोनों का कहना है वो ईरान से बढ़ रहे इसी खतरे को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, इसीलिए उसके खिलाफ जंग छिड़ी। इधर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का ठीकरा अपने ही रक्षा मंत्री के सिर पर फोड़ दिया। उन्होंने दावा किया हमला करने के पक्ष में सबसे पहले उनके रक्षा मंत्री ही आकर खड़े हुए थे। उन्होंने ही ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह सब एक बैठक के दौरान कहा। ट्रंप उस बैठक को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने ईरान पर हमले का दोष अपने रक्षा मंत्री के सिर पर मढ़ने की कोशिश की। ट्रंप जिस मंच पर खड़े होकर बोल रहे थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी उसी मंच पर बैठे हुए थे। भाषण देते हुए ट्रंप पीट हेग्सेथ की तरफ मुड़े और दावा किया कि ईरान पर हमले का समर्थन सबसे पहले पीट हेग्सेथ ने किया। यानी ट्रंप ने इशारों में ईरान पर हमले के लिए अपने ही रक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. दूसरी तरफ ट्रंप ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को लेकर भी बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक जेडी वैंस पूरी तरह ईरान पर हमला करने के लिए पक्ष में नहीं थे। हालांकि उन्होंने उसका खुलकर विरोध भी नहीं किया, लेकिन वो हमला करने के लिए ज्यादा उत्साहित भी नहीं दिखे। ट्रंप के इन दावों से एक बात साफ हो गई कि ईरान पर हमला करने के फैसले को लेकर उनकी सरकार पूरी तरह से एकमत नहीं थी। रक्षा मंत्री हमला करने के पक्ष में थे, उपराष्ट्रपति हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। जंग की शुरुआत से ही अलग अलग बातें सामने आ रही थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इजरायल हमले के लिए पहले से तैयार था, उसने हमले की पूरी प्लानिंग कर ली थी, इसलिए अमेरिका को इस जंग में शामिल बाद में होना पड़ा। जबकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब हो गया था, इसलिए अमेरिका को उसे रोकने के लिए हमला करना पड़ा। लेकिन इन सब बातों से अलग ट्रंप ने बताया कि हमला करने से पहले उन्होंने अपने कई अधिकारियों से बात की थी और उन अधिकारियों की राय ली थी। इसके बाद ही उन्होंने ईरान पर हमला करने का फैसला किया। उधर युद्ध के बीच ईरान से तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की सप्लाई रोके जाने की खबर सामने आई। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि 18 मार्च को ईरान के गैस भंडार पर हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जाती थी उसकी सप्लाई रोक दी। तुर्की ने पिछले साल ईरान से गैस खरीदी थी, उसी डील के तहत गैस की खेप उसे भेजी जानी थी। लेकिन 18 मार्च को साउथ पार्स में हुए हवाई हमलों के बाद ईरान ने तुर्की को जो गैस भेजी जानी थी उस सप्लाई पर रोक लगा दी।
ईरान ने इजरायल पर साउथ पार्स पर मौजूद तेल भंडार पर मिसाइलों से हमला करने का आरोप लगाया था। साउथ पार्स ईरान के तट के करीब 100 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। ईरान में 70% गैस यहीं से निकाली जाती है और ये ईरान की कमाई का सबसे बड़ा केंद्र भी है। ईरान पर उस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं और तुर्की में भी अमेरिका का एयरबेस है। दावा है इसी वजह से ईरान तुर्की से नाराज हुआ और उस नाराजगी की वजह से उसने तुर्की को भेजे जाने वाली गैस की खेप पर रोक लगा दी। ईरान के अलावा तुर्की रूस और अजरबैजान से भी गैस खरीदता है, इसलिए वहां अभी गैस का पर्याप्त भंडार है। लेकिन अगर ईरान लंबे समय तक तुर्की को गैस नहीं भेजेगा तो वहां हालात बिगड़ सकते हैं। उधर जंग के बीच ईरान के हमलों में कतर की एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी को जबरदस्त नुकसान होने की खबरें सामने आई। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने कतर, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत में तेल और गैस के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उन हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान कतर को हुआ क्योंकि अमेरिका और इजरायल के हमलों का जवाब देने के लिए ईरान ने कतर के रास लफ्फान पर मिसाइलों से हमला कर दिया और वहां मौजूद गैस के ठिकानों को निशाना बनाया। रास लफ्फान कतर का वो इलाका है जहां एलएनजी की कई रिफाइनरियां मौजूद हैं और वहां से दुनिया के हर देश में एलएनजी भेजी जाती है लगभग, और ये फारस की खाड़ी में। इसके उत्तर में कतर की राजधानी दोहा है, यहां से उसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने वहां कहर बरपाया, इसके बाद एलएनजी निकालने वाली कंपनी कतर एनर्जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी और पूरे कामकाज को रोक दिया। कतर एनर्जी के मुताबिक इन हमलों में जो नुकसान हुआ उसका असर अगले 5 साल तक देखने को मिल सकता है, यानी अगले 5 साल तक पूरी दुनिया में एलएनजी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। पूरी दुनिया में एलएनजी का संकट गहरा सकता है। कंपनी ने बताया हमलों की वजह से समुद्र में बिछाई गई गैस की पाइपलाइनों को भी नुकसान पहुंचा। कतर एनर्जी के मुताबिक गैस रिफाइनरी और पाइपलाइनों को ठीक करने में 3 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है। सप्लाई ठप रहने की वजह से कंपनी को हर साल करीब 2000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,80,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यानी इसकी वजह से कतर का गैस कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ और उसका असर आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को होने वाली एलएनजी की गैस की सप्लाई पर दिख सकता है। कतर एनर्जी के मुताबिक ईरान के हमलों के बाद एलएनजी गैस निकालने का काम पूरी तरह से ठप हो गया। इसे फिर से शुरू करने में 3 से 4 महीने लग जाएंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के एक बयान पर वहां के शिया समुदाय के लोग भड़क गए। दावा किया गया उन्होंने कुछ दिन पहले हुई एक इफ्तार पार्टी के दौरान शियाओं को ईरान जाने की सलाह दे डाली। 19 मार्च को पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक इफ्तार पार्टी हुई थी। उस पार्टी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी पहुंचे। उनके अलावा वहां बड़ी संख्या में शिया धर्मगुरु भी पहुंचे। तो इस बीच उनकी शिया धर्मगुरुओं से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ईरान युद्ध के साथ देश के हालात पर भी चर्चा हुई। तो दावा किया गया कि इस दौरान आसिम मुनीर ने एक विवादास्पद बयान देते हुए शियाओं को ईरान जाने की हिदायत दे दी कि अगर उन्हीं से हमदर्दी है तो वहीं चले जाओ। उनके इस बयान को शिया धर्मगुरुओं ने भड़काऊ बता दिया। शिया धर्मगुरुओं ने उन पर शिया समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाया, उनसे माफी मांगने की बात कही। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि कुछ शिया धर्मगुरुओं ने इसका अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। 19 मार्च को रावलपिंडी में पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने शिया समुदाय को लेकर यह विवादास्पद बयान दिया था, ऐसा कहा जा रहा है। इफ्तार पार्टी थी, वहां शिया धर्मगुरु थे, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान ईरान युद्ध की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन दावा यह है कि उसी दौरान आसिम मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के सामने वो बयान दे दिया जिसकी वजह से वो शिया समुदाय के लोग उनसे नाराज हो गए। ईरान युद्ध के बारे में बातें करते हुए उन्होंने ईरान की चिंता करने वाले शिया समुदाय के लोगों को ईरान जाने की सलाह दे दी कि भाई चिंता वहां की कर रहे हो तो वहीं चले जाओ। इस बयान को शिया धर्मगुरुओं ने अपमानजनक बताया। दावा किया गया कुछ धर्मगुरुओं ने इस इफ्तार पार्टी के दौरान उनके इस बयान को लेकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कार्यक्रम छोड़कर चले गए। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने अपने बयान के जरिए शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं और पहचान को गलत तरीके से पेश किया। उनके बयान से नाराज होकर कुछ शिया धर्मगुरुओं ने उन्हें खुली चेतावनी दे दी, ऐसा भी बताया गया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के 8 लाख सैनिकों में 3 लाख सैनिक शिया हैं। और शिया धर्मगुरुओं ने आरोप लगाया कि ईरान जाने की बात कहकर कि ईरान चले जाओ, आसिम मुनीर ने शिया समुदाय के साथ उन 3 लाख सैनिकों का भी अपमान किया है जो पाकिस्तान की सेना में सेवा देकर देश को अपना योगदान दे रहे हैं। शिया धर्मगुरुओं ने पाकिस्तान के
सेना प्रमुख आसिम मुनीर को माफी न मांगने पर इसका बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली, ऐसी बातें। तो जानकारी के मुताबिक शिया धर्मगुरुओं ने यह तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान के 3 लाख शिया सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के देश साइप्रस की सुरक्षा बढ़ा दी। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ब्रिटेन के युद्धपोत HMS ड्रैगन को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया गया। HMS ड्रैगन में लगा सी वाइपर सिस्टम ड्रोन और मिसाइलों को रोकने का काम करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल से ईरान की जंग के बीच कुछ दिन पहले साइप्रस को भी ड्रोन हमले में दहलाने की कोशिश की गई थी। यह दावा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में किया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह का ड्रोन साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, हालांकि उसे आसमान में ही तबाह कर दिया गया था। इसलिए भीषण जंग के बीच ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत को भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में तैनात कर दिया। साइप्रस भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद है, चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है। लेबनान से साइप्रस का बॉर्डर करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ दिन पहले जो ड्रोन साइप्रस में दाखिल हुआ था उसे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने लेबनान से भेजा था, ऐसा दावा है। यही वजह रही कि साइप्रस की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत को पूर्वी भूमध्य सागर में भेज दिया, ताकि ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरों से वहां पर निपटा जा सके। ब्रिटेन के युद्धपोत HMS ड्रैगन में सी वाइपर सिस्टम लगा है, जो ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम है। इसका रेडार एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है, उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के एयरबेस पर हमले की कोशिश के बाद वहां पर युद्धपोत की तैनाती कर दी गई, क्योंकि दावा है कुछ दिन पहले जो ड्रोन साइप्रस में घुसा था उसके जरिए साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वो ड्रोन ब्रिटेन के एयरबेस की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन का वहां एयरबेस है। उस ड्रोन को हवा में मार गिराया गया था। साइप्रस में ब्रिटेन के 2 सैन्य अड्डे, जिनमें RAF अकोटरी नाम का एयरबेस साइप्रस के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। रॉयटर्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसी ठिकाने पर ड्रोन भेजा था, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दावा किया था इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका के जासूसी विमानों ने किया। इस एयरबेस पर हमले की कोशिश के बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इस बीच ब्रिटेन ने अपने ताकतवर युद्धपोत को पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात कर दिया। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने बताया कि उनका यह युद्धपोत साइप्रस की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का काम करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बहरीन में 9 मार्च को हुए हमले को लेकर बड़ा दावा किया। रॉयटर्स के मुताबिक 9 मार्च को बहरीन में जो हमला हुआ था उसमें ईरान का हाथ नहीं था, बल्कि वो हमला अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से दागी गई इंटरसेप्टर मिसाइल से हुआ था। यानी इंटरसेप्टर मिसाइल यानी वो मिसाइल जो दूसरी मिसाइल को हवा में मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है। उस हमले की वजह से बहरीन में दहशत मच गई थी। वहां कई लोगों के मकान तबाह हो गए थे, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इसके बाद बहरीन और अमेरिका ने दावा किया था कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया था, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पहली बार बहरीन ने माना कि 9 मार्च को जो हमला हुआ था उसमें पेट्रियट मिसाइल शामिल थी। दावा किया गया उस मिसाइल ने ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन को हवा में मार गिराया था। इसके बाद विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि हो सकता है कि ड्रोन को इंटरसेप्ट करते वक्त पेट्रियट मिसाइल में धमाका हो गया। उसके बाद पेट्रियट मिसाइल के टुकड़े बहरीन के रिहायशी इलाके में जाकर गिर गए। बहरीन में 9 मार्च को जो हमला हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उसमें एक मिसाइल कम ऊंचाई पर जाती नजर आई। वो मिसाइल नीचे की तरफ मुड़ी और फिर कुछ सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। आशंका जताई गई वो मिसाइल पेट्रियट मिसाइल और वो ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन से टकरा गई थी। इसके बाद वहां धमाका हुआ। इधर अमेरिकी ठिकानों पर हुए ईरान के हमलों में अब तक अमेरिका को 80 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 6,600 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया था। अमेरिकी थिंक टैंक मानी जाने वाली संस्था अमेरिकी थिंक टैंक है एक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। उसकी रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई। 28 फरवरी को हुए हमले के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार निशाना बनाया। इसकी वजह से अमेरिका को इस युद्ध में भारी नुकसान होने का दावा किया गया। और CSIS की ये जो
अमेरिकी थिंक टैंक है CSIS, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के अड्डों पर कई बार हमले किए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुवैत में मौजूद अली अल सलेम एयरबेस, कतर में अल उदैद एयरबेस और सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने लगातार हमले किए और ईरान ने उन हमलों में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। इसके अलावा जॉर्डन, UAE में भी अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले किए गए और दावों के मुताबिक इन हमलों में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान जॉर्डन में मौजूद मुवफ्फक अल सल्ती एयरबेस पर हुए हमलों की वजह से हुआ। ईरान ने वहां तैनात अमेरिका की थर्ड एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। उसकी वजह से इसके लिए इस्तेमाल होने वाले रेडार को नुकसान पहुंचा। भारतीय रुपयों में उसकी कीमत करीब 4000 करोड़ रुपए बताई गई। इसके अलावा खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिकों के दूसरे ठिकानों पर हुए हमलों में करीब 31 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ का नुकसान होने का दावा किया गया। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को यह नुकसान युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान हुआ और अगर युद्ध आगे भी जारी रहता है कि नुकसान का यह आंकड़ा तो बढ़ भी सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि ईरान युद्ध में एक घटना ऐसी हुई जिसने सब देशों के कान खड़े कर दिए, सब देशों को चौकन्ना कर दिया। वो घटना थी आयतुल्लाह अली खामनेई को कैसे मारा गया। बता रहे हैं कि इजराइल ने सालों पहले तेहरान शहर के लगभग सारे ट्रैफिक के CCTV कैमरे हैक कर लिए थे। जो तेहरान की सड़कों पर हो रहा था वो सीधा इजराइल बैठा देख रहा था लाइव। तो CCTV कैमरे तो अब सब जगह लगे हुए हैं। क्या कोई भी देख सकता है कि हम क्या कर रहे हैं? ऐसे तो फिर कोई कहीं से भी जासूसी कर सकता है। लोग हर जगह CCTV कैमरे लगा रहे हैं, घरों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, सब जगह। सरकारें इतने सारे CCTV कैमरे लगा रही हैं सब जगह, खुद सरकारें लगा रही हैं। ये तो सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं, पब्लिक ये मानकर चलती है। लेकिन अगर ये हैक हो सकते हैं तो क्या हर घर, हर गली, हर दफ्तर, हर होटल, हर प्लांट, हर फैक्ट्री, हर सड़क, हर चौराहे पर जासूसी हो सकती है? ईरान ने भी तेहरान में हर जगह CCTV कैमरे लगाए थे और ये कैमरे ईरान ने अपने ही लोगों पर नजर रखने के लिए लगाए थे क्योंकि वहां प्रदर्शन होते रहते थे। हिजाब के खिलाफ तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। लेकिन जो कैमरे ईरान ने अपने लिए लगाए उनका इस्तेमाल इजराइल ने कर लिया अपनी जासूसी के लिए। कैमरों की लाइव तस्वीरें इजराइल के कंप्यूटर पर जा रही थी। ऐसा नहीं कि उधर कोई लोग बैठाने की जरूरत है कि लोग बैठे तस्वीरों को देखकर जासूसी कर रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाखों करोड़ों CCTV कैमरों की तस्वीरें कौन बैठकर देखता रहेगा जासूसी करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। देखने की जरूरत नहीं है। अब AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर ही सारे कैमरों की तस्वीरें देख सकता है, एक साथ देख सकता है और जो भी आपको उसमें ढूंढना हो वो चेक भी कर सकता है तस्वीरें मैच करके। मतलब लाइव अगर कोई आदमी बैठा देखना चाहे तो देख ही सकता है। लेकिन अगर लाखों घंटों की तस्वीरों से कुछ निकालना हो तो वो काम कंप्यूटर कर लेता है अब AI से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तेहरान के सारे CCTV कैमरों की तस्वीरों से बता रहे हैं कि इजराइल ने आयतुल्लाह खामनेई का पूरे दिन का रूटीन ही पता कर लिया था। कब घर से निकलते थे, बॉडीगार्ड कहां खड़े होते थे, कब अपने दफ्तर जाते थे, कौन कौन साथ में होता था, सब इजराइल ने देख लिया था। दावा यह है कि इसी वजह से जब हमला करने की बारी आई तो एकदम सटीक हवाई हमला किया गया। और वैसे तो सिर्फ CCTV कैमरों की जानकारी से ही यह नहीं हुआ था, मोबाइल टावर का डेटा भी हैक कर लिया था और कह रहे हैं कि आसपास के वाईफाई राउटर भी हैक कर लिए थे। लेकिन तस्वीरें कैमरों से ही जा रही थी, यानी ईरान के कैमरे उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिए। तो यह तो हो गया, लेकिन इसने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी। समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, क्योंकि CCTV कैमरे असल में हैं क्या? ये असल में छोटे छोटे कंप्यूटर ही होते हैं जो तस्वीरें ये लेते हैं उनको डेटा में बदल देते हैं। तस्वीर का डेटा बन जाता है और वो डेटा जाता है इंटरनेट से मॉनिटर पर। मॉनिटर में डेटा आता है इंटरनेट से और मॉनिटर उस डेटा को फिर से तस्वीर में बदल देता है। तस्वीर मतलब, और आप देख सकते हो कि तस्वीर में क्या दिख रहा है। तो ये तस्वीरें डेटा की शक्ल में इंटरनेट से जाती हैं और यही इसकी कमजोर कड़ी है। इंटरनेट से जो जाता है वो डेटा है। अगर कोई इंटरनेट से वो डेटा ले ले तो उस डेटा की तस्वीर वो भी देख सकता है। बस पासवर्ड पता होना चाहिए कैमरे का। और ज्यादातर कैमरे ऐसे होते हैं उनका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, यानी फैक्ट्री से लगा हुआ आता है, कोई चेंज करता नहीं है।
डेटा तो वो भी इंटरनेट से ही भेजते हैं। तो कोई इंटरनेट से उनका डेटा निकालना चाहे तो ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। पुराने कैमरों में खासकर ये करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तो फिर भी जो सॉफ्टवेयर आ रहा है उसमें कुछ सुरक्षा के फीचर डाले जा रहे हैं, लेकिन पहले जो सॉफ्टवेयर होता था कैमरों में, उसमें उतनी सुरक्षा नहीं होती थी। सोचिए कि जो चीज लगा ही रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसके अपने सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पुख्ता ना हो तो सुरक्षा का कैमरा ही सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। और हैकर लोग तो माहिर ही इस बात में होते हैं कि पासवर्ड क्रैक करके आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाते हैं, और ये कैमरा भी एक कंप्यूटर ही है। तो हैकर बस इंटरनेट पर सर्च करता है, घुस जाता है, लाइव वीडियो देखने लग जाता है। कई ऐसे वायरस भी हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, जो अगर सिस्टम में किसी तरह घुसा दिए जाएं तो कोई हैकर दूर बैठकर सब कैमरों को कंट्रोल भी कर सकता है। और जो इंटरनेट के राउटर होते हैं घर में, ऑफिस में, वो तो एक तरह से मेन गेट हैं। सारा इंटरनेट का डेटा राउटर से ही जाता है। अगर राउटर हैक हो जाए तो हैकर सारे सीसीटीवी कैमरों में आ रही तस्वीरें देख सकता है, फोन पर, कंप्यूटर पर, वाईफाई पर, सब पर नजर रख सकता है, डेटा चुरा भी सकता है, चाहे तो पूरा नेटवर्क बंद भी कर दे। एक बार राउटर पर कब्जा हो गया तो पूरा नेटवर्क ही उसके हाथ में एक तरह से। पहले जासूसी के लिए आदमी भेजने पड़ते थे, फिर सैटेलाइट से तस्वीरें जाने लगी, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें अगर जाने लग गई तब तो एकदम क्लियर सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा पूरे शहर का जासूसी करने वालों को, वो भी लाइव, जैसे तेहरान में किया गया। तो ऐसे तो किसी भी देश के ट्रैफिक कैमरों से किसी नेता या किसी का भी रोज का रूट पता किया जा सकता है। घरों के सीसीटीवी कैमरों से लाइव देखा जा सकता है। लाखों कैमरे दुनिया भर में खुले पड़े हैं, लाखों करोड़ों। एआई से पूरा रूटीन समझा जा सकता है सबका, और राउटर ही हैक हो जाए तो सारे संदेश पता चल सकते हैं। बैंक का काम अगर फोन से हो रहा है, फोन वाईफाई पर है तो बैंक की जानकारी मिल सकती है, स्क्रीन पर क्या चल रहा है देखा जा सकता है। और युद्ध जैसी स्थिति में तो मिसाइल कहां मारनी है, एकदम सटीक लोकेशन मिल सकती है, सटीक जानकारी मिल सकती है, दुश्मन का सारा सिस्टम बंद किया जा सकता है। अस्पताल का सिस्टम हैक हो जाए, सोचिए, पावर प्लांट का सिस्टम हैक हो जाए, ट्रेन का सिस्टम हैक हो जाए, एयरपोर्ट का हैक हो जाए, अराजकता फैलाई जा सकती है। यह बात सही है कि अब सब जगह आजकल साइबर हमलों से निपटने के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरों को लेकर तो आशंका बनी ही रहती है। क्योंकि एक तो खतरा यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली कंपनियां हिकविजन और दाहुआ चीन की कंपनियां हैं। हिकविजन में चीन की सरकार की 42% हिस्सेदारी है, और चीन का कानून कहता है कि हर चीनी कंपनी को अपनी सरकार को अपना डेटा देना ही पड़ता है। ये कैमरे अक्सर डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ भी आते हैं जो कभी नहीं बदलते। पासवर्ड ही एडमिन जैसा होता है, वो नहीं भी हो तो सॉफ्टवेयर उन्हीं कंपनियों का लगाया होता है। उसमें क्या रास्ता छुपा हुआ है अंदर घुसने का, यह पता लगाना आसान तो है नहीं। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट भी कहती हैं कि कई कैमरे अपने आप चीन के सर्वर से जुड़ जाते हैं, और आप अपना पासवर्ड भले ही लगा लो, लेकिन अगर वो कंपनी के पहले से लगे किसी पासवर्ड से हैक हो जाए तो कोई आपका लाइव वीडियो देख सकता है, आवाज भी सुन सकता है। कई रिपोर्ट तो यह भी कहती हैं कि माइक ऑफ हो तब भी हैक करके आवाज सुनी जा सकती है, क्योंकि माइक तो है वहां पर। पूरे नेटवर्क में कोई घुस सकता है। अमेरिका में तो बाकायदा चेतावनी जारी कर दी गई थी कि चीन के सीसीटीवी कैमरों के जरिए बिजली प्लांट जैसी जगहों की जासूसी की जा सकती है, इसलिए चीन में बने सीसीटीवी कैमरे वहां से हटा दिए जाएं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया ने सरकारी जगहों पर चीन के सीसीटीवी कैमरे बैन तक कर दिए हैं। तो चिंता तो दुनिया में फैली रही है इसको लेकर। एक केस भी आया था अफ्रीकन यूनियन के मुख्यालय में चीन में बने कैमरे लगाए गए थे, तो वहां से डेटा चीन के सर्वर में जा रहा था, बड़ा विवाद हो गया था। ऐसे भी आरोप लगे थे कि यूक्रेन में रूस ने चीन की कंपनी के कैमरे हैक करके यूक्रेन की सेना की लोकेशन देख ली थी। और तो और कई साइबर अपराधी भी कुछ कमजोर सुरक्षा वाले कैमरों को हैक करके बच्चों की लाइव फुटेज खुफिया तरीके से बेचते पकड़े जा चुके हैं इंटरनेट पर। और चीन के राउटर भी बहुत लगते हैं सब जगह, सस्ते भी होते हैं चीन में बने हुए राउटर। अमेरिका ने तो नए विदेशी राउटर बैन ही कर दिए हैं कि राउटर अब जो लगेंगे वो वहीं बने हुए लगाने होंगे। चीन खुद भी अपने यहां दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाता है, पूरे चीन में सीसीटीवी कैमरे लगे अपने लोगों पर नजर रखने के लिए, लेकिन वो खुद भी डरता है। खुद चीन की जासूसी एजेंसी ने भी चेतावनी दी थी कि विदेशी हैकर उसके कैमरों के नेटवर्क को हैक कर सकते हैं,
और दुनिया भर में अब तो सेनाएं साइबर आर्मी भी बना रही हैं। सब समझ गए हैं कि अब युद्ध तकनीक का खेल हो गया है। जासूस और सैनिक जमीन पर उतारने के बजाय दुश्मन के नेटवर्क को हैक करके ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में पब्लिक क्या करे? एक तो कैमरा या राउटर खरीद रहे हैं तो भारत में बना हुआ हो तो वो लेना बेहतर है हमारे लिए। आजकल तो वैसे सब भारत की लैब में टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कानून भी है कि वो टेस्ट होने, चाहे बाहर से भी आ रहा है, लेकिन फिर भी एहतियात तो बरतनी चाहिए। पासवर्ड बदलते रहना चाहिए जितना हो सके। और अगर इंटरनेट से कैमरे को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है तो मत कीजिए, इंटरनेट से मत कीजिए कनेक्ट। अपने लोकल कंप्यूटर पर या लोकल नेटवर्क पर होगा तो आपकी तस्वीरें वहीं तक रहेंगी। इंटरनेट पर गई तो फिर तो कोई भी उठा लेगा अगर सुरक्षा पुख्ता नहीं हुई तो। अब ये हवाई बातें तो है नहीं। आयतुल्लाह खामनेई के साथ क्या हुआ दुनिया देख चुकी है। सीसीटीवी कैमरे अब एक हकीकत हैं जिनसे बचा तो नहीं जा सकता। राउटर के बिना तो अब काम नहीं चल सकता, लेकिन एहतियात के बिना चले तो खतरे को दावत देना ही हो जाएगा। कैमरा आपको देख रहा है। स्माइल प्लीज। 100 बात की एक बात। जंग के बीच ईरान ने मिसाइलों पर तस्वीर लगाकर स्पेन के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका और इजराइल की आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को गलत बताया था और इसी वजह से ईरान में उनके बयान को बहुत पसंद किया गया। इसके बाद ईरान ने स्पेन के प्रधानमंत्री को अनोखे अंदाज में धन्यवाद दिया। ईरान की IRGC सेना के जवानों ने कई मिसाइलों पर स्पेन के प्रधानमंत्री की तस्वीरों वाले स्टिकर लगाए। उन स्टिकरों पर अंग्रेजी और फारसी में उनके बयान की उन लाइनों को भी लिखा गया जिसमें उन्होंने ईरान पर हमले की आलोचना की थी। दावा किया गया ये स्टिकर उन मिसाइलों पर लगाए गए थे जिन्हें इजराइल की ओर लॉन्च किया गया था। स्पेन के प्रधानमंत्री पश्चिमी देशों के उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने इस युद्ध के लिए अमेरिका और इजराइल की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने इस युद्ध को अन्यायपूर्ण और खतरनाक बताया था और इस युद्ध में शामिल नहीं होने की घोषणा भी की थी। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज दूसरी बार प्रभावित हो गई। दावा किया गया कि अमेरिकी कंपनियों पर ईरान के हमले की वजह से ऐसा हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न ने दावा किया कि बहरीन में मौजूद AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज के आसपास ड्रोन हमले हुए। इसी वजह से अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर में काम ठप हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है AWS, मतलब इसके जरिए डेटा स्टोर किया जाता है, इसके जरिए AI मॉडल भी बनाए जाते हैं, सरकारी दफ्तरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी सर्विसेज प्रभावित होने से ऑनलाइन सेवाओं पर असर हो सकता है। दावा किया गया कि एक महीने में यह दूसरी बार है जब AWS पर असर हुआ। इससे पहले भी ईरान के हमलों की वजह से उसकी सुविधाएं प्रभावित हुई थी, हालांकि उसे दोबारा शुरू कर दिया गया। लेकिन जंग तेज होने के बाद एक बार फिर ईरान के ड्रोन का हवाला देते हुए अमेज़न ने बहरीन में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज प्रभावित होने का दावा किया। हालांकि अमेज़न वेब AWS के दफ्तर पर हमले की पुष्टि नहीं हो पाई। जंग की शुरुआत में भी दावा किया गया था कि ईरान ने अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर पर ड्रोन हमला कर दिया। बताया गया ये हमला ईरान के शाहिद ड्रोन के जरिए किया गया था। हमले के बाद दफ्तर में आग लग गई थी, काम ठप हो गया था। ऐसा ही हमला UAE में मौजूद अमेज़न वेब सर्विसेज के दफ्तर पर भी हुआ था। हमलों की वजह से बहरीन और UAE में मौजूद उनके क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई थी। AWS की तरफ से दावा किया गया था हमले में काफी नुकसान होने की भी जानकारी दी गई थी। हालांकि इससे पहले ईरान ने साफ चेतावनी दी थी कि वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर को निशाना बनाएगा। ये धमकी तब दी गई थी जब ईरान के एक बड़े सरकारी बैंक पर हमला किया गया था। हमले की वजह से बैंक में रखे कई जरूरी दस्तावेज तहस नहस हो गए थे। हमले के बाद ईरान ने अमेरिका को सीधे सीधे उसकी बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तरों को निशाना बनाने की चेतावनी दे दी थी। लिस्ट में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल थे। दुबई के एयरपोर्ट पर ईरान के हमलों के बाद यात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी गई। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग की आग दुबई समेत UAE के कई शहरों तक पहुंच चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान दुबई पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। दुबई एयरपोर्ट पर उसके आसपास के इलाके के में भी इन मिसाइलों के निशाने पर हैं और इसका असर ये हुआ कि दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दुबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त और आधुनिक एयरपोर्ट में शामिल है। आम दिनों में दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन ईरान की तरफ से किए जा रहे हमलों ने हालात बदल दिए हैं। दुबई से उड़ने वाले विमान अब आधे से भी कम यात्रियों को लेकर यात्रा करने के लिए मजबूर हैं, ऐसा देखा जा रहा है।
पश्चिम एशिया में हो रही इस जंग की वजह से दुबई के पर्यटन को भी नुकसान पहुंच रहा है। सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन एमिरेट्स भी लगभग खाली विमान लेकर दुबई से उड़ान भर रही है, क्योंकि ईरान जंग की वजह से यात्री विमानों में बैठने तक से डर रहे हैं। इस सबके बीच इंडिगो ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कटौती कर दी। इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की, साथ ही दुबई से आने और वहां जाने वाली कई फ्लाइट को कैंसिल कर दिया ताकि नुकसान से बचा जा सके। जानकारी मिली कि इंडिगो ने दुबई के लिए कई उड़ानों को 30 अप्रैल तक रद्द करने का फैसला ले लिया।